हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कस्तूरी एक हवेली में खाना बनाने जाया करती। वो एक बहुत ही गरीब महिला होती है और वो अपने छोटे बेटे रोमी और बेटी ईशु के साथ रहा करती। उसके पति गिरीश की कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हवेली के मालिक मालकिन बहुत अच्छे होते हैं और वो कस्तूरी से बहुत अच्छे से पेश आते। गर्मी का भयंकर मौसम शुरू हो चुका था और कस्तूरी अपने मालिक मालकिन के लिए स्वादिष्ट आम रस और पूरी बनाती है। चलो, अब ये गर्मा गर्म पूरियां तो बस बनकर तैयार हैं। अब बस जाकर मालिक और मालकिन को मुझे ये परोसना है और बस मज़ा आ जाएगा। ये स्वादिष्ट आम रस और पूरी खाकर तो दोनों खुश हो जाएंगे। कस्तूरी अपने मालिक और मालकिन को आमरस और पूरी परोसती है, जिसे खाकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें वो बहुत पसंद आता है। वाह वाह कस्तूरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई। वाह, क्या आमरस और पूरी है, एकदम अलौकिक स्वाद है इसका। सच में कस्तूरी, ऐसा लग रहा है मानो किसी जादुई बागान से आम लाई हो तुम। ऐसा आम रस तो हमने पहले कभी नहीं चखा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालकिन। दरअसल मेरी दादी हमें इसी प्रकार का आमरस बनाकर दिया करती थी, अनोखे तरीके से, और मैं भी उन्हीं के स्टाइल में बनाती हूँ। फिर बहुत खूब, बहुत खूब। जाओ, आधा आमरस रोमी और ईशु के लिए भी ले जाओ। हाँ कस्तूरी, मैं तो कहती हूँ तुम पहले उन्हें ये आम रस और पूरी देकर आ जाओ। अगर लेट हो गई तो आम रस गर्म हो जाएगा, इसीलिए इसमें ढेरों बर्फ के टुकड़े डालो और ले जाओ अभी भी। ईशु और रोमी को भी ये ठंडा ठंडा कूल कूल आम रस और ये करारी पूरी बहुत पसंद आएगी। ठीक है मालिक मालकिन, थैंक यू। योर वेलकम कस्तूरी। जा रही हो तो थोड़ा आराम करके ही आना। हाँ, जल्दी आने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? ठीक है मालकिन। मालिक मालकिन कस्तूरी को एक नौकरानी की तरह बिल्कुल नहीं ट्रीट करते। वो उसे अपने परिवार का एक सदस्य ही मानते। कस्तूरी दिन भर उनके घर पर ही काम करती और रात में अपने घर जाती है। वो कभी कभार बचा खुचा खाना अपने बच्चों के लिए ले जाती। लेकिन एक दिन उसके मालिक मालकिन का एक ट्रेन एक्सीडेंट में देहांत होता है और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहते। तभी कस्तूरी का काम छूट जाता है और वो अब घर पर ही रहने लगती है। बेचारे मेरे मालिक मालकिन, भगवान जी, ऐसा क्यों किया आपने? आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो? अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी काम ढूंढने? मेरे बच्चे, इनका पेट कैसे पालूंगी मैं? कस्तूरी अब गांव में कई सारी जगहों पर जाकर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर ढंग का काम नहीं मिलता, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। वो आस पड़ोस के लोगों को भी बोल कर रखती है कि उसके लिए वो काम ढूंढ कर रखे। ऐसे ही एक दिन जब वो गांव के कृष्णा मंदिर के लिए आम रस पूरी का प्रसाद बनाकर देती है, तब उसे प्रसाद को खाकर सभी भक्त और गांव के मुखिया संग्राम सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है इस आमरस का, एकदम सरस। पंडित जी, कौन है वो कलाकार जिसने इस अमृत समान आमरस को बनाया है? मैं उससे एक बार मिलना जरूर चाहूंगा जी। अरे मुखिया जी, वो एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल महिला है। बेचारी विधवा है, कोई नहीं है उसका, इसलिए कृष्णा जी के लिए हर हफ्ते भोग प्रसाद तैयार करके चढ़ाती है और भक्तों में भी बांटती रहती है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। संग्राम मुखिया इन सारी बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और वो कस्तूरी को मिलने उसके घर आता है और उसे एक आम रस पूरी ढाबा खोलने के लिए कहता है। जी हाँ कस्तूरी बहन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। आपकी भाव भक्ति देख और उसके बारे में सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको पैसों की मदद करूंगा जिससे आप ढाबा खोल पाओगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं आपके पैसों को सिर्फ एक शर्त पर स्वीकारूंगी। कैसी शर्त कस्तूरी बहन? आपको सारे पैसे सूद समेत मुझसे वापस लेने होंगे। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो बहन। कस्तूरी अब संग्राम की मदद से अपना ढाबा खोलती है
और वहाँ पर स्वादिष्ट आमरस और पूरी बेचने लगती है। उसके हाथ की आमरस पूरी सभी को बहुत पसंद आती है और सभी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अरे वाह भाई वाह, जीवन में बहुत बार आमरस पूरी खाया है, लेकिन आप जैसी आमरस पूरी कहीं भी नहीं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जी हाँ कस्तूरी बहन, मजे ही आ गए लाइफ के। मुझे तो और एक बार खाना है इस आमरस पूरी को। जी हाँ कस्तूरी बहन, मजे ही आ गए लाइफ के। मुझे तो और एक बार खाना है आमरस पूरी। कस्तूरी का आमरस पूरी ढाबा चंद दिनों में ही खूब मशहूर हो जाता है और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। वो अब ईशू और रोमी को गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देती है और तो और अपने आम के बगीचे को और भी अच्छी तरह वो सजाती है। वो गांव के मुखिया संग्राम के सारे पैसे भी उसे सूद समेत लौटा देती है। ये लो ईशू और रोमी, तुम्हारा टिफिन। अच्छे से पढ़ना अपने नए स्कूल में, और रोमी बदमाशी कम और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा। ईशू, इसका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है माँ। वाओ, नया टिफिन। मैं तो बहुत खुश हूँ। हम अब नए और बड़े स्कूल में जा रहे हैं। ये कस्तूरी के अनोखे आमरस की रेसिपी किसी को पता नहीं थी। वो अकेली ही वैसी बनाती और उसकी खूब सफलता होने लगती है। एक दिन जब ईशू और रोमी स्कूल में होते हैं, तभी वो ढाबे को दिन में थोड़ी देर के लिए बंद करके बगीचे से और थोड़े आम लेने घर आती है। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान और दंग रह जाती है कि उसका घर और उसका आम का बगीचा बुरी तरह जल रहा होता है। ये देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मेरा घर, मेरा बगीचा, ये क्या हो गया? अपने घर और बगीचे के जलने के बाद कस्तूरी बहुत दुखी हो चुकी थी, मानो उसकी दुनिया ही थम चुकी थी। वो अब ईशू और रोमी संग ढाबे में ही रहने लगती है, लेकिन ढाबा बंद होता है क्योंकि उसके पास आम नहीं होते जिनसे वो आमरस बना पाए। उसके पास पैसे भी बहुत कम होते हैं क्योंकि उसने अपने सारे पैसे तो घर पर संदूक में रख दिए थे। मुझे माफ कर दो बच्चों, लेकिन आज हमें ये बिस्किट खाकर ही सोना होगा। कल मैं तुम लोगों के लिए अच्छे खाने का इंतजाम कर दूंगी कहीं से। माँ, आप माफी क्यों मांग रही हो? हाँ माँ, आप माफी मत मांगो, क्योंकि आपने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया है। हाँ माँ, ये जो कुछ भी हुआ है एक हादसा था। ईशू और रोमी समझदार थे, इसीलिए वो अपनी इस बुरी दशा में भी अपनी माँ के साथ थे। अगले दिन कस्तूरी के ढाबे पर एक आदमी आता है जिसका नाम रूपम लाल होता है। कस्तूरी बिटिया, मैं रूपम लाल, तेरे ससुर का भाई, यानी तेरा ताऊ। अरे ताऊ जी आइए ना, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे ताऊ ससुर हैं। बिटिया, मुझे पता चला है कि तेरा घर और बगीचा दोनों जल गए हैं, इसलिए मैं तेरी मदद करने चला आया। रूपम लाल अपना आम का बगीचा कस्तूरी को दे देता है और कस्तूरी उसके बगीचे से आम लेकर उनका आम रस बनाने लगती है और फिर से अपना आम रस पूरी ढाबा शुरू करती है। लेकिन जब तक ग्राहक उसके आम रस को पीते हैं तभी वो बीमार पड़ने लगते हैं। ग्राहक कस्तूरी के ढाबे पर पत्थर फेंकने लगते हैं और कस्तूरी को फूड कंटामिनेशन के केस में गिरफ्तार किया जाता है। मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूँ। ताऊ जी के बगीचे के आम में कहीं कोई घोटाला तो नहीं? हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। वहीं ईशू और रोमी मुखिया संग्राम के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। हाँ मुखिया जी, हमें ताऊ जी पर शक आ रहा है। उनके बगीचे के आम को इस्तेमाल करने के बाद ही ये हुआ है। हमें एक बार वहाँ जाकर जांच पड़ताल करनी होगी मुखिया जी। हाँ हाँ बच्चों, मुझे भी तुम्हारी माँ पर पूरा भरोसा है। वो आमरस पूरी में कोई हानिकारक मिलावट करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संग्राम अपने साथ फूड इंस्पेक्टर को भी रूपम लाल के घर ले जाता है, जहां पर तलाशी करने के बाद रूपम लाल के कमरे में हानिकारक स्प्रे और पाउडर मिलते हैं जो उसने बगीचे के आम पर छिड़के थे। तभी रंगे हाथ पकड़े जाने पर वो अपना गुनाह कबूल करता है कि कस्तूरी के आम रसपूरी ढाबे के कारण उसका आम का जूस का बिजनेस बंद पड़ गया था। इसीलिए उसने कस्तूरी के साथ ये नाटक किया, उसके झूठे ताऊजी बनकर। इस हादसे के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कस्तूरी रिहा होकर फिर से अपना आम रसपूरी ढाबा चलाती है और खुशी से अपना जीवन जीती है।
गोकुल नगर में सुहासिनी देवी अपने पति संग्राम सिंह और बेटे सुशांत और ननद अर्चना के साथ रहती है। सुहासिनी बहुत ही पूजा पाठी औरत है और घर में सभी शुद्ध शाकाहारी खाना ही खाते हैं। एक दिन उसका बेटा सुशांत चाइना की ट्रिप पर जाता है और जब वो वापस लौट आता है तभी उसे देख उसकी माँ, बुआ और पापा तीनों के होश उड़ जाते हैं। उसने एक चाइनीज लड़की मिमी से शादी की होती है। मिमी की मांग में सिंदूर होता है और गले में सुशांत के नाम का मंगलसूत्र। नी हाओ। हैं? जय चाइनी गुड़िया के कह रही है? अरे हम तो सुबह ही नहा चुके हैं, तू हमें अब क्यों नहाने के लिए कह रही है? अरे नहीं नहीं बुआ, मिमी का कहने का मतलब है हेलो। जैसे हम भारतीय नमस्ते कहते हैं वैसे ये चाइनीज नी हाओ कहते हैं। एक उल्टे हाथ की दूंगी ना तो तेरा सारा नी हाव और पी हाव निकल जाएगा, समझ गया ना तू? बेवकूफ कहीं का, तू इस चाइनी लड़की को किस नूडल्स के पैकेट से निकाल कर लाया है? सुशांत बेटा ये सब क्या है? पापा, चाइना की ट्रिप के दौरान मैं मिमी से मिला और फिर हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वहाँ चाइनीज रीति रिवाजों से हम दोनों ने शादी कर ली। मिमी के माँ पापा बूढ़े हैं इसलिए वो यहाँ कुछ दिन बाद आएंगे इससे मिलने। सुहासिनी और संग्राम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो दोनों मिमी को बहू के रूप में स्वीकारने से इनकार कर देते हैं। चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, मैं इस चाइनीज लड़की को अपनी बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकारूंगी, कभी नहीं। और मैं भी। सुशी, अब मेरे को माफ कर दो, मैं भूल गया कि मुझको गोचू माँ और घचुर जी के फीट टच करनी है। आई एम सॉरी सुशी। अरे भोरी सी गुड़िया, घचू माँ नहीं सासू माँ और घचुर जी नहीं ससुर जी। बदतमीज लड़की। और मेरे बेटे का नाम सुशांत है, सुशी नहीं। इसे अपनी चीनी नाम देने की जरूरत भी मत करना। सासू माँ, पैर तो देखो ना, मुझकी आशीर्वाद लेनी है तुम दोनों की। चली जाओ यहाँ से, तुम्हें कोई आशीर्वाद। ओफो, मेरा मतलब आशीर्वाद नहीं मिलने वाला, समझ गई तुम? सुहासिनी और संग्राम गुस्से से अपने कमरे में चले जाते हैं। मिमी उदास हो जाती है, तभी सुशांत उसे सांत्वना देता है। डोंट वरी मिमी, माँ और पापा दोनों गरम दिमाग के हैं। तो मैं उन्हें फ्रिज में बंद कर देती है ना, उन दोनों की दिमाग गरम से ठंडी हो जाएगी फिर, है ना कूल आइडिया? गरम दिमाग मतलब गुस्से वाले। ओह, यू मीन एंग्री बर्ड्स। यस बेबी, उनका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा, देखना तुम। सुशांत और मिमी दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब सुहासिनी धूपदानी से पूरे घर में धूप फैला रही होती है तभी उसे एक अजीब सी बू आती है और जब वो रसोई की ओर जाती है तभी वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो भयभीत होकर उसके हाथ की मिट्टी की धूपदानी गिरकर टूट जाती है। हाय राम 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 राम। सुहासिनी देखती है कि उसकी चाइनीज बहू रसोई में दीवार पर चल रही छिपकली पकड़कर और बेसिन में टहल रहा कॉकरोच पकड़कर उसका सूप और सब्जी बना रही है। सुहासिनी की चिल्लाहट सुनकर संग्राम, अर्चना और सुशांत भी वहां आ जाते हैं और वो लोग भी मिमी को ये सब बनाते हुए देखकर घबरा जाते हैं। मिमी, मैंने तुम्हें ये सब यहाँ पर बनाने के लिए मना किया था ना, तो फिर भी तुमने ये सब बना ही लिया। उसमें क्या गलत बात है? मैं तो बस सबके लिए खाना बना रही है। आज मेरा फर्स्ट रसोई की रस्मी है ना डार्लिंग। यू ओनली सेड मी लास्ट नाइट सुसु, ओ आई मीन सासुमा, ससुजी। ये लो कॉकरोच सूप, लिजर्ड फ्राई, अर्थवॉर्म नूडल्स और ये है मेढक का हलवा, है ना एकदम बढ़िया पदार्थ। तभी गुस्से में आकर सास सुहासिनी मिमी को बेलन से मारने लगती है और वो सारा खाना डस्टबिन में फेंक देती है। ओए माँ, सासू माँ, आपने मुझे इतना क्यों मारी? मैंने क्या किया इतना रॉन्ग? अरे अकल की अंधी, अगर इस घर में रहना है तो ये सब बंद करना होगा। यहाँ पर सिर्फ भेज खाना ही बनता है। भेज यू मीन भेजा फ्राई?
ओ ये सुशी, तुम किसी का भेजा लाओ, मैं सासू माँ को फ्राई करके खिलानी है। ओफो मिमी, वेज खाना मतलब वेज खाना, वेजिटेरियन फूड। अगर तुम्हें इस घर में रहना होगा तो वेजिटेरियन फूड ही बनाना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही खाया जाता है। दैट्स व्हाई आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मिमी, माय लव। अरे अपना लव लपाटा बाद में करो, लेकिन अभी क्या करना है वो बताओ। भाभी, आपकी बहू ने जो चाइनीज रायता फैलाया है उसे तो 1000 गंगा जल की बोतलें भी नहीं समेट पाएंगी। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शुद्धिकरण कराता हूँ घर का। आई एम सॉरी सासू माँ खाजूर, आई मीन ससुर जी। मैं वादा करती हूँ कि मैं कल रात से एक न्यू बिगिनिंग करेगी और ओनली इंडियन वेजिटेरियन फूड मैं पकूंगी, आई मीन पकाऊंगी। मिमी, कल रात नहीं, सुबह से। मॉर्निंग मीन्स सुबह इन हिंदी। Oh, all right. So sorry guys. कल सुबह से आप लोग मेरा बैड लव देखोगे। अरे बैड लव तो बुरा प्यार को कहते हैं ना। बुआ, क्या आप भी नमक मिर्च लगा रही हो? मिमी कहना चाहती है बदलाव। इस तरह अगले दिन पंडित जी आकर पूरे घर का शुद्धिकरण करते हैं और उसके बाद चाइनीज बहू मिमी इंडियन साड़ी पहनने लगती है और सर पर घूंघट भी ओढ़ती है। वो लड्डू बनाकर मंदिर में भोग लगाती है और सास सुहासिनी और बुआ अर्चना संग आरती करती है। अरे वाह मिमी बहू, तूने तो सच में कमाल कर दिया, एकदम अलग ही रूप लेकर आई है। ये लड्डू तो सच में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। भाभी, अरे आज तक इतने सालों में आप जितनी अच्छी चाय नहीं बना पाई, इस चीनी डॉल ने पहली बारी में ही एकदम कमाल धमाल वाली चाय बनाई है। ओ अर्चना, ज्यादा बकर बकर मत कर, समझ गई ना? हाँ, किसी ने सच ही कहा है, सच का स्वाद हमेशा कड़वा ही होता है। क्यों मिमी बहुरिया? थैंक यू भो जी सासू माँ। भो, मैं कोई कुतिया नहीं जो मेरा नाम भो रखो। हाँ, बुआ हूँ मैं तेरी, बुआ बोल बुआ। ओके सॉरी बुआ जी, आप एकदम चीनी की तरह स्वीट हो, चीनी चीनी चू चू। क्यों मेरी बहन के पीछे पड़ी हो सुबह सवेरे सुहासिनी? मिमी लगातार YouTube देखकर धीरे धीरे सारा इंडियन खाना सीख जाती है और एक दिन मोहल्ले में एक कुकिंग कंपटीशन होता है। तभी उसमें मिमी भी हिस्सा लेती है और वो स्वादिष्ट छोले, पूरी और सूजी का हलवा बनाती है और जजेस एक चाइनीज बहू को इतना बढ़िया भारतीय खाना बनाते देख हैरान रह जाते हैं। वाह 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 वाह, एक चाइनीज बहू हमारे भारत के खाने को इतने प्यार और लगन से बना रही है। मिमी जी, आपके हाथों का बना ये खाना सच में बहुत लजीज और जायकेदार है। यह कंपटीशन आप ही जीतती हो। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सर, मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी नहीं, दुखी मतलब सैड। ऐसा कहो कि मैं बहुत खुश हूँ। ओह सॉरी, मैं बहुत खुश हूँ टुडे, ये। मिमी ट्रॉफी और 50 लाख रुपए का इनाम जीतती है, जिससे वो अपना एक रेस्टोरेंट खोलती है और उसमें वो सारा भारतीय खाना बनाती है और सभी उसके खाने के दीवाने हो जाते हैं। मिमी अपने जीवन में भरपूर तरक्की करने लगती है। ये देख कर उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश होते हैं और उन्हें उस पर बहुत गर्व महसूस होता है। मिमी बहू, जब तू इस घर में पहली बार आई थी तभी मैंने तुझे अपनाने से इनकार कर दिया था, लेकिन तूने अपने आप को साबित कर दिया कि तू सच में एक बेस्ट इंडियन बहू बन चुकी है। अपने रेस्टोरेंट से नाम कमाकर हम सबका नाम रोशन कर दिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तेरी और तेरे सुशी की शादी एक बार भारतीय रस्मों रिवाजों से भी कर दूँ। बोल, क्या तू मेरे बेटे से फिर से शादी करेगी? जरूर माँ जी, जरूर। गरूर नहीं, जरूर कह मेरी प्यारी बहू। इस तरह आखिरकार चाइनीज बहू अपने भारतीय ससुराल वालों का दिल जीत ही लेती है और सुशांत और मिमी की भारतीय रस्मों रिवाजों से शादी हो जाती है और वो सभी एक खुशहाल और सुखमय जीवन एक साथ रहकर गुजारते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।